वाराणसी के रेलवे स्टेशन पे 30 साल पुराना एक रहस्यमय पार्सल मिला है जिसमें 12 बोरे के 215 कारतूस पाए गए। पार्सल 1995 में बेंगलोर से भेजा गया था और आज तक बिना किसी दावे के स्टेशन पे पड़ा रहा। रेलवे प्रशासन ने मामले की जांच की और इसे जिला प्रशासन को सौंप दिया। पुलिस और रेलवे के अधिकारी की एक कमेटी इस रहस्यमय पार्सल की जांच कर रही है ताकि यह पता चल सके कि इसे किसने भेजा और क्यों 30 साल तक कोई इसे लेने नहीं आया। यह मामला सुरक्षा के लिहाज से बहुत संवेदनशील। जी, आज से 30 साल पहले 1995 में बेंगलोर से वाराणसी एक पार्सल बुक हुआ था। जब वो पार्सल वाराणसी जंक्शन स्टेशन पर आया तो उसमें 12 बोर के 215 कारतूस जो हैं वो पाए गए। और ये जो कारतूस थे ये 30 साल से जो मामला था लंबित पड़ा था, तो जिसका निस्तारण आज हमने स्थानीय प्रशासन तथा पुलिस से मिलकर उसका किया है। कितने कारतूस थे और कौन कौन लोग आए हुए थे? ये 215 कारतूस थे 12 बोर के। स्थानीय प्रशासन से जो एडीएम तृतीय हैं वह आए हुए थे, एसीपी चेतगंज, और पुलिस लाइन से जो आरआई हैं वह आए हुए थे। इसके साथ साथ हमारे यहाँ रेलवे से भी एक अधिकारी जो है हमने नियुक्त किए हुए थे। एक कारतूस इसका है कुछ जानकारी मिला कहाँ कहाँ? जी, क्योंकि ये मामला बहुत पुराना है, 30 साल पुराना, तो जब सरकारी अभिलेख हमने देखे तो उसके अंदर ऐसी कोई जानकारी मिली नहीं। एक कारतूस हुआ क्या? जी, इनको हमने जो ये कमेटी बनी थी एसडीएम साहब की, एसीपी साहब की और आरआई साहब की, तो इस कमेटी को हमने सुपुर्द कर दिया और जो भी तय मानक अनुसार, जो तय प्रक्रिया अनुसार है, उसका जो है निस्तारण उनके द्वारा किया जा रहा है। यूपी बोर्ड परीक्षा परिणाम जारी हो गया है। वाराणसी जिले के 92,563 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी। इस बार हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में कुल 42,203 छात्र छात्राएं शामिल हुए। हाई स्कूल में 25,579 पंजीकृत में से 2,121 अनुपस्थित रहे और 23,458 ने परीक्षा दी। इंटरमीडिएट में 19,720 में से 975 अनुपस्थित रहे और 18,745 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी। परीक्षा 24 फरवरी से 12 मार्च तक 125 केंद्रों पर हुई थी। परिणाम के बाद छात्रों में उत्साह दिखा। गोपी राधा बालिका इंटर कॉलेज का परिणाम 100% रहा। विद्यालय की प्रधानाचार्य, व्यवस्थापक व शिक्षक शिक्षिकाओं ने छात्राओं को शुभकामनाएं दी। जिले के अधिकारियों को बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्रों की सूची भी भेजी जाएगी। मेरा नाम चित्रांशी कुशवाहा है। मैंने क्लास 10 बोर्ड एग्जाम में 94.3% स्कोर किया है। इसका श्रेय मैं अपने टीचर्स को, अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगी जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मुझे बहुत हेल्प किया। मेरे टीचर्स ने मुझे पर्सनली बहुत अच्छे से समझाया, पढ़ाया, जिसकी वजह से मैं ये स्कोर कर पाई। तो मैं बहुत खुश हूँ और अच्छा लग रहा है कि मैं अपने माता पिता का नाम ऊँचा कर पा रही हूँ। आगे क्या एम है, आगे क्या करना चाहेंगे आप? आगे मैंने 11th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स दिया है, तो मैं इंजीनियरिंग करना चाहूँगी। मैं नीति जायसवाल, गोपी राधा बालिका इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य हूँ। मैडम, आज हाई स्कूल और इंटर का रिजल्ट आया है, क्या रिजल्ट रहा है गोपी राधा का? कौन सी बच्ची को? गोपी राधा का रिजल्ट 10% अच्छा रहा है और हाई स्कूल में 94.5% पा करके चित्रांशी कुशवाहा ने टॉप किया है। और ये इंटर के में अभी जहाँ तक मेरे पास समाचार है, जानवी चक्रवाल ने 81% पाया है। विज्ञान वर्ग का अभी डाटा मेरे पास नहीं आया है। विज्ञान वर्ग का मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा ही प्रतिशत होगा। मैम, क्या कहेंगी बच्चियों को जिन्होंने टॉप किया? मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि बच्चे जो है उनकी जो साल भर की मेहनत है वो रंग लाई और बच्चों ने अपने आशा के अनुरूप अपना रिजल्ट पाया। डबल बेटिंग की सरकार हमेशा कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो क्या अभी भी आपको कहीं से लग रहा है कि कुछ कमियां हैं सरकार की तरफ से? अब सरकार की तरफ से कमियां तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन जो प्रयास चल रहे हैं उसमें दिख रहा है कि बच्चे लड़कियां भी जो है अब पढ़ाई बीच में नहीं छोड़ रही हैं, बल्कि उसको ज्वाइन कर रही हैं आगे अच्छी पढ़ाई के लिए। ये चीज़ है। वाराणसी बदरिया स्थित एक पुरानी पुश्तैनी दुकान के विवाद में 86 वर्षीय वृद्ध ने अपनी पुत्र वधू अर्चना चंदबानी और उसके सहयोगी पर कूटरंजित दस्तावेजों के जरिए दुकान पर कब्जा करने का आरोप लगाया। प्रार्थी ने पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि
अर्चना ने उन्हें और उनके पुत्र को शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न झेलने में मजबूर किया और धमकियां दी। उन्होंने प्रशासन से इस मामले में कानूनी कार्रवाई करने और दुकान पर उनका हक बहाल करने की मांग की है। हमारा नाम भाई खेमचंद है। खेमचंद सिंधी है। हमारे साथ दुर्घटना घटी है। बहू मेरे साथ अत्याचार कर रही है। हमको मारना पीटना धोखे के साथ, सब धोखाधड़ी के साथ हजम कर दी। पैसा भी ले ली, धन दौलत तो छोड़िए, और कपड़ा लत्ता तक नहीं छोड़ी। थाने पर कह के आई थी खाना देंगे, खाना भी नहीं दे रही हैं। ऊपर से निकाल बाहर कर रही है, धमकी दे रही है मरवा देंगे। मेरे को कारण अभी तक नहीं समझ में आया कि मेरा कसूर क्या है। हमारे साथ न्याय किया जाए कि हमने क्या कसूर किया है। हम दब के रहे हैं, बच्चे को पाला है, घर में रह रहे हैं, इनके साथ कुछ लिया दिया नहीं। कितने दिनों से चल रहा है ये? हम इनके साथ काफ़ी दिनों से नहीं, काफ़ी सालों से हैं, लेकिन ये कुछ दिनों से इनके पहले वाले बच्चे आ गए हैं, इसलिए हमको परेशान कर रही है। पहले वाले बच्चे हमको मालूम भी नहीं था कि इनकी पहले भी शादी हो चुकी है। इन्होंने धोखेधड़ी से शादी करके हमारे बच्चे को फुसला के लव मैरिज किया। फिर भी हमने कुछ नहीं कहा। इन्होंने सब कुछ कहा, लिख दो, हम तुम्हारा पालन पोषण करेंगे। हमने लिख दिया। अब आज हमने क्या किया है, तो हमको घर से बाहर निकाल रही है। मतलब आपने पूरी प्रॉपर्टी अपने बहू के नाम कर दी? सब उनके नाम लिखवा ली, मैंने की नहीं थी, उन्होंने लिखवा ली थी। तो आप गए थे कमिश्नर साहब ने क्या आश्वासन? यहाँ से आदेश गया था, उनको लिख के दिया था। उन्होंने वहाँ लिख के दिया कि इनको हम पालन करेंगे, 50 रुपया रोज देंगे, लेकिन 50 का 5 रुपया भी नहीं। तो आज आपको क्या बोला गया अधिकारी के द्वारा? अधिकार किया उनको, थाने पहुँचे कि जांच की जाए इनकी, मुकदमा चले इनके ऊपर, हमारे साथ न्याय किया जाए बस। इसका मुकदमा किया जाए। अर्चना, मैं दिनेश कुमार चंदवानी। दिनेश जी, क्या घटना घटी है और क्या? हमने लव मैरिज की थी अर्चना चंदवानी से। मुझे नहीं पता था कि शादी के पहले भी इसके 2 बच्चे हैं। तब भी हमने कंप्रोमाइज़ किया। उसने धीरे धीरे मेरी सब दुकानें सब धोखे से पापा से सब ले ली। और आज के डेट में कुछ 15-20 वीडियो होने के बाद भी मेरी सुनवाई नहीं हो रही है, न कमिश्नर ऑफिस में हो रही है, न कहीं हो रही है। इसलिए मैं मीडिया के सामने आना चाह रहा हूँ कि मेरी मदद की जाए। क्या आप लव मैरिज किए थे तो उस समय मुझे नहीं पता था कि शादीशुदा है। शादी के बाद मुझे पता चला कि इसके 2 बच्चे हैं। तो उसके बाद से फिर आने के बाद घर में कलह शुरू हो गया? घर में कलह चालू हो गया। आए दिन मारपीट। कितने दिनों से चल रहा है ये? कम से कम आज मेरी शादी को 11-12 साल हो गए, लेकिन 10 साल से उत्पीड़न चल ही रहा है। 10 साल में आप शांत कीजिए। मैं सोच रहा था चलो कुछ ना कुछ हो जाए, और मुकदमा चल ही रहा है 3 साल से। लेकिन इनके पीछे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इनको दिमाग देते हैं। कुछ जैसे विवेक कुमार इनके दुकान पे है, आए दिन रास्ते में रोक के हमको धमकी देता है कि केस वापस ले लो, नहीं तो तुमको जान से मरवा देंगे। तो आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं मेरे साथ न्याय हो और अर्चना चंदवानी को भी सज़ा दी जाए और विवेक कुमार को भी सज़ा दी जाए। तो अभी आज आप कहाँ आए थे? कमिश्नर ऑफिस के पास आ रहे, पिता का न्याय दिलाने के लिए। अभी हम 2-3 जगह और एप्लीकेशन डालेंगे। मेरी सुनवाई नहीं होगी तो हम अपने आप को आत्मदाह कर देंगे। यहाँ पर क्या बात हुआ अधिकारी से? अधिकारी से यही बात हुआ कि इसकी छानबीन की जाए और अर्चना चंदवानी के ऊपर 420 का मुकदमा किया जाए। वाराणसी में श्री वल्लभाचार्य जी के 548वें प्राकट्य महोत्सव का दूसरा दिन भक्ति और भव्यता से मनाया गया। श्री गिरिराज जी का दुग्धाभिषेक हुआ, फिर वैष्णवों ने मिलकर श्रोत और श्लोकों का पाठ किया। दोपहर में गोपाल मंदिर से भव्य शोभा यात्रा निकली, जिसमें कीर्तन मंडली, स्काउट, बच्चों की प्रस्तुति और जगह जगह स्वागत द्वार रहे आकर्षण का केंद्र। मंदिर पहुंचने पर श्री महाप्रभु की छवि का पूजन हुआ। मंगलाचरण, बधाई गान और विद्वानों के भाषणों से सभा गूंज उठी। अंत में आरती और प्रभु दर्शन के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ। समापन दिन पर संगीत संध्या में डॉक्टर रीता देव का गायन प्रस्तावित है। मैं गरिमा टकसाली, प्रबंधक अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज श्री काशी रवाड़ा समाज से। आज क्या किया जा रहा है? आज वल्लभाचार्य जी की जयंती है। उनकी जयंती पर गोपाल मंदिर से और बेटी जी के मंदिर से शोभा यात्रा निकलती है, जो कि गोल घर होते हुए, सोरा कुआं और चौखंबा होते हुए गोपाल मंदिर तक जाती है, जिसमें हमारे सभी वैष्णव जन बहुत अच्छे से प्रतिभागी होते हैं। महिलाएं अपनी पारंपरिक साड़ी में और कलश लेकर घूमती हैं, और जो हमारे पुरुष होते हैं वो केसरिया दुपट्टा और पगड़ी बांधकर इसमें निकलते हैं। हमारे बाबा साहब, महाराज श्री सभी लोग जो है इसमें पदयात्रा करते हैं, और बहुत ही अच्छा वातावरण होता है, बहुत ही सुखद वातावरण होता है, और हम लोग उनको याद करते हैं।
जनपद में कानून और शांति व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के उद्देश्य से शुक्रवार को मिर्जापुर पुलिस द्वारा पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में दंगा नियंत्रण बलवा ड्रिल का आयोजन किया गया। इस अभ्यास का नेतृत्व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सोमेन वर्मा ने किया। ड्रिल के दौरान बलवाइयों और अराजक तत्वों से निपटने के लिए पुलिस कर्मियों को दंगा नियंत्रण उपकरणों के प्रयोग का अभ्यास कराया गया। साथ ही शस्त्रों और उपकरणों की क्रियाशीलता की भी जांच की गई। इस प्रशिक्षण में पुलिस अधिकारियों, निरीक्षकों, उप निरीक्षकों, आरक्षियों तथा महिला आरक्षियों ने भाग लिया। अभ्यास के दौरान एसएसपी सोमेन वर्मा ने उपस्थित पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। विरुद्ध घोषित कर दिया गया है। भाग जाओ, भाग जाओ, भाग जाओ। बढ़ते हुए बलवाइयों का झुंड, हाथ लगाए हुए सैनिक, फायर! मजिस्ट्रेट महोदय के लिखित जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस अभ्यास में अपर पुलिस अधीक्षक नगर शैलेंद्र लाल, ग्रामीण चिराग जैन, यातायात विवेक त्रिपाठी, सहायक पुलिस अधीक्षक प्रशांत राज हड्डा सहित सभी क्षेत्राधिकारी, थाना प्रभारी व पुलिसकर्मी शामिल हुए। ड्रिल में एलआईयू, सिविल पुलिस, फायर सर्विस, अश्रु गैस, लाठी पार्टी, रिजर्व पार्टी, फर्स्ट एड, मजिस्ट्रेट टीम और वीडियोग्राफी यूनिट सहित 10 टीमों ने हिस्सा लिया। पुलिस बल को दंगा नियंत्रण उपकरणों का प्रयोग कराया गया और भीड़ नियंत्रण, पथराव, आगजनी जैसी स्थितियों से निपटने का प्रशिक्षण दिया गया। एसएसपी ने सभी पुलिस कर्मियों को त्योहारों और आपात परिस्थितियों में सतर्क रहने, शस्त्र और उपकरणों को सक्रिय रखने तथा जनता से अच्छा व्यवहार करने के निर्देश दिए। मऊ के कोतवाली नगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक ऐसे गैंग का भंडाफोड़ किया है जो नवयुवकों को शारीरिक संबंध बनाने का झांसा देकर बुलाता था और फिर उन्हें फंसाकर ब्लैकमेल करता था। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया जो रघुनाथपुरा मोहल्ले के रहने वाले। इनके नाम साबिक, दानिश और अब्बू साबिक है। पुलिस को यह सफलता उस समय मिली जब कल्याण सागर मैदान के पास चेकिंग के दौरान ये तीनों पकड़े गए। पूछताछ में सामने आया कि यह एक संगठित गिरोह है जो युवकों को फोन करके बुलाते था और फिर बंधक बनाकर उनके कपड़े दबा जाते थे और अश्लील वीडियो बनाए ली जाती थी। क्या है कुछ ये अपराध और अपराधियों के विरुद्ध लगातार मऊ पुलिस द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। उसी क्रम में थाना कोतवाली पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी, जिसमें एक मुकदमा वादी प्रदीप चौहान द्वारा लिखाया गया था। इसका मुकदमा अपराध संख्या 127/25, धारा 3(5), 140(2), 115(2), 352 और 324(2) BNS थाना कोतवाली। उसी के संबंध में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम साकिब पुत्र मुर्तजा, दानिश पुत्र हिदायतुल्ला और अबू साकिब। इसमें कुल 5 लोग हैं, जिसमें से 2 लोगों के बारे में भी जानकारी की जा रही है और पता करके उनके खिलाफ भी हम लोग कार्रवाई। मामला क्या है सर? मामला असल में गैंग का जो मोटिव है वो लोगों को शारीरिक संबंध बनाने के लिहाज से फ़ोन से बुलाते थे, फिर उनको अपने कब्जे में ले लेते थे और उनके वीडियो बना लेते थे और फिर वो वीडियो को वायरल करने की धमकी देके उनसे पैसा ऐंठते थे और पैसा लेने के बाद उनको छोड़ देते थे। जो शारीरिक हाँ, ये दोनों अगर शारीरिक संबंध बनाने के वो अब इस संबंध में जानकारी की जा रही है कि वो महिलाओं के संबंध बनाने के झांसा देते थे या पुरुष संबंध बनाने के झांसा देते थे, इसके बारे में जानकारी। अपहरण वाला पूरा मामला क्या है? और अपहरण मामला ये कि उसको बुलाया गया और उसको अपने यहाँ कर दिया, तो एक तरह से उसको झांसा देकर बुलाया गया और उसको कब्जे में लिया। उसी संबंध में अभी पंजीकृत। सर, एक गैंग है एक तरीके से गैंग बन के काम कर रहा था ये। कौन सा गैंग है सर? तो अब इसको नाम देना तो कोई ऐसा वो नहीं है कि क्या नाम दिया जाए, लेकिन शारीरिक संबंध बनाने का झांसा देके लोग तो सर हाँ मारते पीटते भी थे और उनको एक तरह से मतलब उनका वीडियो बना के उनको डराते धमकाते। तो सर ज़्यादातर लड़के ही इसमें शामिल है? ये सभी अभी लड़के ही इसमें शामिल हैं और इसमें से एक अभी जो साकिब पुत्र मोहम्मद है उसके खिलाफ 2 मुकदमे हैं और एक जो दानिश पुत्र हिदायतुल्ला है उसके खिलाफ 3 मुकदमे हैं। मतलब इन लोग का पहले से ही आपराधिक इतिहास है? हाँ, आपराधिक इतिहास इसमें तो 2 का आपराधिक। कितने लोग गिरफ्तार हैं इसमें टोटल? इसमें 3 लोग गिरफ्तार हैं। काशी हिंदू
विश्वविद्यालय स्थित गौशाला में कार्यरत 40 वर्षीय दिलीप कुमार राय ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। दिलीप 2010 से गौशाला में कार्यरत थे और लंका थाना क्षेत्र के मदरवा में रहते थे। वे लंबे समय से बीमारी से ग्रसित थे और डिप्रेशन में थे। उनका इलाज बीएचयू के सर सुंदर लाल चिकित्सालय से चल रहा था। घटना की जानकारी मिलने पर गौशाला में कार्यरत कर्मचारियों और सिक्योरिटी गार्ड्स ने परिजनों और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को बुलाया। टीम की उपस्थिति में शव को नीचे उतारा गया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। परिजनों के अनुसार दिलीप के पिता ने उन्हें काम पर जाने से मना किया था, लेकिन वे नहीं माने। पुलिस मामले की जांच कर रही है। रामलाल, क्या घटना तो हम यहाँ पर देख रहे थे। क्या हुआ? आपका कौन लगते थे? हमारे भाई का लड़का है, भतीजा मेरा है। क्या नाम है? दिलीप कुमार। क्यों आत्महत्या क्या कारण रहा है? वही बाबा शेर से परेशान रहा, दवाई करते हुए दवाई बोले 2 तारीख के रहा था, नहीं क्या काम कुछ दवाई लोग डॉक्टर बताए कि ठीक नहीं हुआ बेटा, बहुत दवाई करेगा। हम बोले कि ऑपरेशन कर दीजिए बेचलू के। 2 तारीख का दिन था, लेकिन फिर बीच में बोले कि नहीं ठीक नहीं होगा, ऑपरेशन का तैयारी। अच्छा, उनकी शादी हो गई? शादी हो गई थी, सारे बच्चा हैं। बड़े बच्चे हैं? एक लड़की है। कब से कार्यरत थे जी? वो 12 साल 12 साल। घर पे कोई कहा सुनी या कुछ हुआ? कुछ नहीं, एकदम अकेलौता, किसी से कहा सुनी हुआ। कोई भाई है कोई है तो नहीं, किसी से कोई टेंशन नहीं, घर में किसी से टेंशन नहीं। तब क्यों इतना बड़ा कदम उठाया? भगवान जाने क्या कदम था। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल नगवा में 27 अप्रैल को एक विशेष सांस्कृतिक आयोजन होने जा रहा है, जिसमें विद्यालय के छात्र छात्राएं महाकवि कालिदास द्वारा रचित विश्वविख्यात नाटक अभिज्ञान संकुलतलम का मंचन प्रस्तुत करेगा। नाटक 3वीं सदी के महान सांस्कृतिक साहित्यकार कालिदास की रचना है, जो भारतीय संस्कृति प्रकृति के प्रति श्रद्धा, प्रेम और महिला सशक्तिकरण के साथ अभिव्यक्ति मानी जाती है। मैं संतोष कुमार तिवारी, प्रधानाचार्य इंटरनेशनल हिंदू स्कूल नगवा लंका वाराणसी। आज किस प्रकार की प्रेस वार्ता रखी हुई है? आज की जो प्रेस वार्ता हमारे विद्यालय में हमारे विद्यालय के छात्रों द्वारा बहुत ही विश्वविख्यात संस्कृत का नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसका मंचन दिनांक 27 दिन रविवार को सायं 6 बजे से प्रांगण में रखा गया है। उसी के पूर्व संध्या पे हम अपने पत्रकार बंधुओं को आज अपने इस विद्यालय में बच्चों के होने वाले मंचन के विषय में मैं उनको बताना चाहता हूँ, इसलिए इस पत्रकार वार्ता को मैंने आहूत किया है। इसका जो मंचन होगा वो हिंदी और संस्कृत दोनों में होगा या केवल संस्कृत में? मुख्यतः जो बच्चों का अपना जो उनका डायलॉग है वह हिंदी में है, लेकिन इसमें पर्दे के पीछे से नेफ्ट में उसको नैरेट करने के लिए संस्कृत और इंग्लिश में भी इस चीज़ों को बताया जाएगा, क्योंकि विद्यालय हमारा एक संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश 3 और जर्मन 4 भाषाओं में चलता है। तो इन 3 भाषाओं में मुख्यतः इसकी सारी बातें बताई जाएंगी, लेकिन मुख्यतः मंच पर जितने भी चरित्र आएंगे वो अपनी बातों को हिंदी में ही अपने वार्तालाप को रखेंगे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कौन है? इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बनारस के संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी के कुलपति श्रीमान बिहारी लाल शर्मा जी हैं, और उनकी संस्तुति मिल भी चुकी है। वो 6 बजे आकर हमारे विद्यालय के बच्चों का उत्साहवर्धन करेंगे। ऐसे कार्यक्रम कराने का मुख्य उद्देश्य क्या है? सर, जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि विद्यालय एक ऐसी जगह है जहां पर बच्चों के चातुर्दिक विकास की बात हम करते हैं। उसमें हम बच्चों को मंचन के भी माध्यम से, अभिनय के भी माध्यम से हम उनकी भाषा को परिष्कृत करते हैं, उनको अपने इतिहास, अपने जो भी हमारे पास इतिहास के साथ साथ पौराणिक कथाएं हैं जिनसे कि हमको यह सीख मिल सके कि कौन कौन सी ऐसी बातें हैं। जैसे हमारे यहाँ हमारी प्यारों ने बताया कि यह मंचन मुख्यतः स्त्री, अभी हमारे पास देखा होगा आप लोगों ने कि एक बहुत ही हर जगह चर्चा होती है कि स्त्रियों को उनके उन्नयन के लिए उनके अपने जो भी उनका अपना पक्ष उसको गौर रखा जाता है, लेकिन इस मत जब हम लोग नाटक का मंचन करेंगे तो शकुंतला कैसे एक स्त्री चरित्र को किस तरह से अपने कहा गया कि उन्नयन के लिए किस तरह से उन्होंने राजा को जाकर अपनी उन बातों को जिसको दुष्यंत यह भूल चुके थे कि यह मेरी रानी नहीं है, इनके द्वारा जो पुत्र पैदा मेरा किया गया वो मेरा है, वह उन संघर्षों को दिखाया गया है। और साथ ही साथ बच्चों में अपने जो भी पौराणिक कथाएं हैं, कैसे हमारे देश का नाम भारत पड़ा,
किस तरह से आज की मीडिया में आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे इस जो समकालीन सरकार है वह इस शब्द भारत को बहुत अधिक जो है इसके ऊपर जोर दिया जा रहा है। तो भारत आया कैसे, यह इस कथा के माध्यम से, इस नाटक के माध्यम से हम अपने दर्शकों को बताएंगे। जूडियो कंपनी की डीलरशिप दिलाने के नाम पर करोड़ों का साइबर फ्रॉड करने वाले गैंग के अंतर्राज्यीय सरगना सहित 3 शातिर साइबर अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। वाराणसी की एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसे फर्जी वेबसाइट और मोबाइल नंबर के माध्यम से धोखा दिया गया, जिसमें वह 8,55,000 रुपए के विभिन्न चार्ज में फंस गई। पुलिस ने छापेमारी कर बिहार और पश्चिम बंगाल से 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया और उनके पास से मोबाइल, लैपटॉप, नकदी व एक लग्जरी कार बरामद की है। ये अपराधी बड़ी कंपनियों की फर्जी वेबसाइट बनाकर लोगों से पैसा ठगते थे। गिरफ्तार अपराधियों में आकाश कुमार, प्रशांत कुमार और मयंक कुमार शामिल हैं। साइबर क्राइम जो है वो लगातार हम लोग इस पर कार्रवाई भी कर रहे हैं। इसी क्रम में हम लोग को लास्ट ईयर मुकदमा पंजीकृत हुआ था 46/24। इसमें एक महिला थी जिनके साथ में साइबर फ्रॉड हुआ था, इन्वेस्टमेंट का फ्रॉड हुआ था। इन्वेस्टमेंट के नाम पे उनसे जो पैसे किए वो फ्रॉड कर लिया गया था, लगभग 8.5 लाख रुपए का था। इसी में हमारी जो टीम है वो लगातार अभी तक इसमें काम कर रही थी। इसमें हमें सफलता प्राप्त हुई। इसमें 3 व्यक्ति जो हैं, आकाश, प्रशांत और मयंक, ये नालंदा और पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं, इनको गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। और इनके पास से कुछ जो हम इनिशियली जो अमाउंट जो फ्रीज कराया था वो भी, और साथ ही साथ जो कंप्यूटर्स और एंड्रॉयड और जो गाड़ी ये लोग यूज़ करते हैं उसकी भी हम लोगों ने बरामदगी करी है। साइबर फ्रॉड में जो इन्वेस्टमेंट फ्रॉड है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और अभी 1-2 दिन पहले हमारे पास और भी आया था। तो इसी को हम लोग रोकथाम करने के लिए जो टीमें हैं हमारी लगातार काम कर रही हैं और इस गैंग को हम लोगों ने वर्कआउट किया है। इससे पहले भी एक गैंग जो है इन्वेस्टमेंट फ्रॉड का था उसको वर्कआउट किया, इनके ऊपर भी हम लोग एनएसए की कार्रवाई करेंगे। ये इस प्रकार के काम में काफ़ी समय से लिप्त हैं। जैसा इनके द्वारा इनिशियल पूछताछ में बताया गया कि इन्होंने ये लोग जेल बिहार से भी गए हैं, हरियाणा से भी जेल गए हैं, बंगाल से भी जेल गए हैं। तो जो मुकदमे हैं वो लोग हम लोग ट्रेस करा रहे हैं और उसको भी हम लोग जब गैंगस्टर कार्रवाई करेंगे उसको सम्मिलित किया जाएगा। देखिए, मुख्य आरोपी ये तीनों ही आपस में रिश्तेदार हैं, जो आकाश और प्रशांत और मयंक हैं। ये एक ही गांव के आसपास के रहने वाले नालंदा जनपद बिहार के, और ये काफ़ी दिनों से इस प्रकार का फ्रॉड जो कर रहे हैं। देखिए, जो साइबर टीम जो हम लोगों की पिछले 1 साल से लगभग इस केस पे काम कर रही थी, उसको इनाम भी 10,000 रुपये दिया जाएगा। शुक्रवार को जुम्मा की नमाज के दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 28 पर्यटकों की हत्या के विरोध में पूरे देश में आक्रोश फैल गया है, जिसके कारण वाराणसी की प्रमुख मस्जिदों जैसे ज्ञान वापी, लंगड़ा, ऑफिस और नदेसर के आसपास भारी फोर्स तैनात की गई थी। इस सुरक्षा व्यवस्था के तहत लोगों ने सकुशल नमाज अदा की। मुस्लिम धर्मगुरु अब्दुल बातिन नोमानी ने पहलगाम में हुए आतंकी घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि इस्लाम में किसी भी निर्दोष की हत्या को जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। नमाज में जो हम इस्लाही बातें लोगों से हर जुमा को करते हैं, इस मर्तबा भी हमने इस्लाही बातें लोगों से की हैं और धार्मिक जो बातें कुरान की रोशनी में बतलाई जाती हैं वो, उसके साथ आखिर में हमने पहलगाम में जो आतंकवादी घटना हुई है उसकी पुरज़ोर मज़म्मत किया है और हमने निष्पक्ष जांच के ज़रिए हुकूमत से मुतालबा किया है कि निष्पक्ष जांच कराई जाए और जो दोषी हैं उनके ख़िलाफ़ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और सर, इतनी बड़ी घटना हुई, सरकार से क्या कहना चाहते हैं? हमारा देखिए पहला मुतालबा तो वही था जो हमने कहा कि निष्पक्ष जांच कराई जाए, ईमानदारी के साथ जो कसूरवार हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। और दूसरी मांग हमारी ये है कि गौर करने की ज़रूरत है कि सुरक्षा एजेंसियां और इतने सारे सुरक्षा के कड़े इंतज़ामात किए गए हैं, जैसा कि सरकार का दावा भी होता है, आता रहता है, फिर क्या वजह है कि इस तरीके की घटनाएं घट जाती हैं? आखिर पानी कहाँ से मरता है, कहाँ से चूक होती है, कहाँ से खामी कहाँ पे है जिसकी वजह से इस तरह की घटनाएं घट जाती हैं? तो इस पर भी गौर करने की ज़रूरत है और अगर कहीं इस तरीके की कमी है तो उन खामियों और कमियों को पूरा किया जाए ताकि आइंदा इस तरीके की घटनाएं हमारे मुल्क में ना होने पाएँ।